नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नीलोखेड़ी में पुरानी प्रेस का दौरा किया। उन्होंने एसडीएम को आदेश दिया कि पुरानी प्रेस की जगह का ब्यौरा किया जाए और हरियाणा सरकार को रिपोर्ट इसकी भेजे ताकि यहां पर कुछ बन सके और जिससे इस जगह का भी इस्तेमाल किया जा सके। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ये जगह 35 एकड़ है और यहाँ कभी पुरानी सरकारी प्रेस हुआ करती थी। कई चीजें अभी भी ठीक है और जगह केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ जाते वक्त नीलोखेड़ी में रुके और उन्होंने दौरा किया, साथ ही साथ सड़क पर पड़ी गेहूं की फसल को भी देखा। उन्होंने कहा कि जल्दी नीलोखेड़ी अनाज मंडी यहां से शिफ्ट होगी ताकि किसानों की फसल वहां सुरक्षित तरीके से रह सके और किसानों को कोई परेशानी ना हो। वर्षों पहले ये जो जगह है 35 एकड़ नीलोखेड़ी में, यहाँ एक गवर्नमेंट प्रेस चलती थी, लेकिन किन्हीं भी कारणों से उसकी जानकारी में तो मैं नहीं गया, लेकिन गवर्नमेंट प्रेस बंद हो चुकी है। और यहाँ जो बचे हुए जो मकान हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सारी आज भी अच्छी कंडीशन में यहाँ हैं। अब ये चूंकि संयोग से गवर्नमेंट प्रेस की बिल्डिंग सारी वो केंद्र सरकार में अर्बन डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, साथ मैं ही उसकी देखरेख कर रहा हूँ। पीछे रिव्यू किया था वहां पर, तब हमको जानकारी मिली थी। तो अब एक प्रस्ताव हम प्रदेश सरकार के सामने रखेंगे कि वो इसको योग्य कीमत के ऊपर किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे और वो डिपार्टमेंट फिर इसको उचित इसका उपयोग कैसे हो सकता है उसकी योजना बनाएगा। लेकिन एक अच्छी जगह है, शहर के बीच में है, और ये अगर निर्णय होता है तो नीलोखेड़ी के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक सौगाती हो सकती है। हरियाणा में जल्द ही 10 मई आईएमटी स्थापित की जाएगी और यह कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। वे आईएमटी मानेसर में उद्योगपतियों से रूबरू होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्री बजट पर उद्योगपतियों के विचार लिए थे, उन्हें बजट में शामिल किया गया है, जिसको लेकर उद्योगपतियों ने सरकार का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए कई प्रस्ताव आए हैं। हरियाणा सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल कर रही है। इसके लिए जो उद्योग अवैध इलाकों में चल रहे हैं उन्हें अवैध करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा श्रमिकों के लिए राई, बावल और मानेसर में विशेष व्यवस्था की जा रही है। और इतना ही नहीं, हर औद्योगिक क्षेत्र में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे जिससे बुनियादी ढांचा मजबूत हो सके। हरियाणा सरकार ने इस बार बजट में 129% ज्यादा का प्रावधान किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक जिला के गांव किलोई स्थित शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम परिसर में तीसरी अखिल भारतीय शिव कुमार स्मृति बास्केटबॉल प्रतियोगिता का बतौर मुख्य अतिथि विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने शिव कुमार स्मृति स्टेडियम के कार्यों के लिए 21 लाख रुपए की धनराशि, गांव में शीघ्र महिला चौपाल का निर्माण और गांव की विभिन्न मांगों को शीघ्र पूर्ण करवाने की घोषणा की। उन्होंने स्वर्गीय शिव कुमार के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि उनकी स्मृति हमें देश के लिए बेहतर करने की प्रेरणा देती रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए गए हैं। जब विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों के खिलाड़ियों एक साथ मैदान में उतरते हैं तो केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन होता है। मैं आयोजकों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने टूर्नामेंट को केवल एक खेल आयोजन तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे एक सामाजिक संदेशवाहक कार्यक्रम बनाया है। आज के आयोजन में न केवल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं बल्कि स्थानीय जन, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और अनेक गणमान्य नागरिक इसमें सहभागी दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि खेल समाज को जोड़ने का काम करता है। मैं यहां पर आयोजकों से अनुरोध करूंगा कि वे इस टूर्नामेंट में हर वर्ष और भव्यता से इसे आयोजित करें और साथ ही हरियाणा की अन्य जगहों पर भी ऐसे आयोजन हो जिससे गांव और हर युवा को खेलों में भी
भागीदारी का अवसर मिले। राज्य सरकार पूर्ण सहयोग करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के साथ आपके साथ खड़ी है। अंत में मैं स्वर्गीय शिव कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी स्मृति हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समुदाय के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें, बेहतर करें। यह टूर्नामेंट उनकी उस सोच का प्रतीक है जो खेल के माध्यम से समाज को एकजुट और सशक्त बनाता है। मैं सभी खिलाड़ियों और कोचों और दर्शकों को इस शानदार आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। खेल जीतें और सबसे बढ़कर इस पल का आनंद लें। यह एक कोर्ट आपका है, यह मंच आपका है और यह देश आप पर गर्व करता है। मैं सभी खिलाड़ियों को दिल से धन्यवाद करता हूं और आयोजकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस द्वारा गुरुवार को ईडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यही काम अरविंद केजरीवाल करते थे और वो भी कहते थे कि मुझे तंग किया जा रहा है और फिर उनको जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया। साथ ही सीएम सैनी ने वक्फ बोर्ड बिल पर बोलते हुए कहा कि पूरा मुस्लिम समाज इस बिल के समर्थन में है। जिन राजनीतिक दलों की दुकानदारी इसके जरिए चलती थी वो इसका विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल भी यही कह रहा था, कहा जी मेरे को तंग करा जा रहा, कोर्ट ने उसको अंदर घेर दिया था। जब कहीं ना कहीं कोई गलत काम है तो फिर तो वो पूछताछ तो करेंगे। उसमें दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है? अगर कोई स्पष्ट है तो स्पष्ट है, अगर स्पष्ट नहीं है तो कर लेनी चाहिए, जाके उसमें सहयोग करना चाहिए। विपक्ष साले तो जब ही थोड़ा लगे पड़े फतेहबाद में उनके लिए भी काम कर रहे हैं, विपक्ष के लिए भी, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पे काम कर रही है। मालूम उनको भी है, विपक्ष के लोग घर में बैठ करके बोलते हैं कि मोदी जी काम तो ठीक कर रहे हैं, कहा फतेहबाद में तो बाहर उनकी मजबूरी है। इन सड़क के ऊपर धरना भी करना पड़ा उन्हें। तो मोदी जी अच्छा काम करा उसके बारे में उन्होंने फिर विरोध तो करना पड़ेगा, भी अच्छे काम का भी विरोध करा, क्या करें? नहीं, पूरा मुस्लिम समाज इस वक्त बिल के समर्थन में है, परंतु जिनकी राजनीतिक दुकानदारी इसके ऊपर चलती थी वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा लाभ मुस्लिम समाज को भी है। क्योंकि कांग्रेस ने आनन फानन में वोट को सुरक्षित करने के लिए ये बिल लेकर के आ गए। उन्होंने ये नहीं देखा इसके नुकसान क्या होंगे, इसके नेगेटिव असर क्या होंगे। अब जब इसके नेगेटिव असर थे तो वो सारा का सारा उसको ठीक किया है और बिल आया है, उसका समर्थन कर रहे हैं। आज रोहतक जा रहे हैं सीएम साहब, कोई खास कार्यक्रम? बिल्कुल, वहाँ एक खिलाड़ियों का कार्यक्रम है, उसमें किसान सीएम सैनी ने जानकारी देते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर नॉन स्टॉप सरकार बेहद गंभीर है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही और कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संत कबीर कुटीर पहुंच वहां पर अपने परिवारजनों से भेंट कर उनका हालचाल जाना, उनके द्वारा बताए गए विभिन्न विषयों को सुना और निवारण हेतु मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह से डिग्री हासिल करने वाले चिकित्सक अब पूरे विश्व में भारत की प्राचीन आयुर्वेद पद्धति को पहुंचाएंगे और इस प्राचीन आयुर्वेद पद्धति की आज पूरे विश्व के स्वास्थ्य जगत में मांग है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में आयुर्वेद के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालय के 9 करोड़ 50 लाख की लागत से निर्मित ऑडिटोरियम हॉल का शुभारंभ किया।
लोग समझते हैं कि जड़ी बूटी से क्या होने वाला है, जड़ी बूटी से क्या होने वाला है, और वो सोचेगा कि भाई ये इफेक्ट जल्दी नहीं होगा, मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। ये जो है उसके मन में जो है अशांति पैदा होती है। वो अशांति से वो समझता है कि भाई तुरंत मुझे बड़ा इंजेक्शन दे, जितना बड़ा इंजेक्शन देंगे उतना जल्दी अच्छा होगा, लेकिन जितना बड़ा इंजेक्शन देंगे उतना बड़ा साइड इफेक्ट होगा, लेकिन सारे रूप से जो मिलने का आपको जो है चिकित्सा नहीं मिलेगी। लेकिन लोगों के मन में आ गए, तो इसलिए जो है मेरी मानना है धीरे धीरे जो आगे बढ़ता है वो सारे रूप में रहता है। मुझे विश्वास है आयुर्वेदा, यूनानी और हमारे होम्योपैथी महेंद्रगढ़ निवासी प्रसिद्ध समाज सेवी महेश जोशी को हरियाणा के राज्यपाल ने रेड क्रॉस हरियाणा के महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए रहेगा। स्मरण रहे कि महेश जोशी इससे पूर्व भी हरियाणा सरकार में सांस्कृतिक विभाग के मुख्य सलाहकार रह चुके हैं और इनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्रवासियों को गर्व है। बताते चले कि लगभग 40 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े महेश जोशी क्षेत्र के प्रमुख और प्रतिष्ठित मुख्य अध्यापक स्वर्गीय हरिप्रकाश जोशी के पुत्र हैं। छात्र जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नाता रखने वाले महेश जोशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री और अखिल विद्यार्थी परिषद की युवा शाखा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहने के साथ साथ जिला संघ कार्यवाहक के साथ साथ संघ में अनेक जिला और राज्य स्तरीय पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं। तो वहीं गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एयर होस्टेस के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में गुरुग्राम पुलिस ने हॉस्पिटल में काम करने वाले टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 25 वर्षीय दीपक के रूप में हुई है, जो पिछले 5 महीने से हॉस्पिटल के आईसीयू में बतौर टेक्नीशियन तैनात था। मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि 14 अप्रैल को एक महिला ने शिकायत दी थी कि हॉस्पिटल के आईसीयू में उसके साथ उस समय यौन शोषण किया गया जब वो वेंटिलेटर पे थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी थी। ये 14 अप्रैल को हमारे पास एक शिकायत आई थी, जिसमें कि एक निजी अस्पताल में यौन शोषण का मामला सामने आया था। उसमें तुरंत गुड़गांव पुलिस द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई थी और त्वरित उसमें कार्रवाई प्रारंभ की गई। सदर थाने गुड़गांव में एफआईआर रजिस्टर की गई और तुरंत मल्टीपल टीम्स बनाई गई जो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी और टेक्निकल इंटेलिजेंस पर कार्य कर रही थी। लगभग 800 सीसीटीवी फुटेजेस को जो है खंगाला गया और साथ ही जो एम्प्लॉयज थे वहां के उस अस्पताल के, उनसे पूछताछ की गई। इसके पश्चात कल एक एसआईटी का गठन किया गया जो फर्दर फाइनल डिटेल्स में गई और जो वहां के डॉक्टर्स थे, वहां के एम्प्लॉयज थे, उनसे फिर पूछताछ की गई और जो सीसीटीवी फुटेजेस थे हमारे, उनके माइक्रो लेवल पर गया गया। जो भी सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट किए गए थे उनको मल्टीपल टाइम एनालिसिस किया गया, जिसमें कि जो इसमें आरोपी है जिसका नाम दीपक है, रहने वाला मुजफ्फरपुर बिहार का है, उसको आज अरेस्ट किया गया है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है और जैसे जैसे आगे इसमें जो भी तथ्य आएंगे वो उसके विषय में आपको समय समय पर बताया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात कर लेते कुरुक्षेत्र की, जहां पर कुरुक्षेत्र में अनाज मंडी में हंगामा जो है वो मच गया। दरअसल कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद अनाज मंडी में किसान यूनियन के कुछ नेता अचानक तौल चेक करने लगे तो हंगामा हो गया। इस मामले को लेकर किसान सहित आढ़तियों ने भी रोष जताया। मामला इतना बढ़ गया कि मार्केट कमेटी के सचिव ने मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा और कुछ देर के हंगामे के बाद मंडी सचिव ने मामले को शांत करवाया है।
तो बिट्टू प्रधान ने सारा बता ही दिया है। मैं भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि मार्केट कमेटी में कोई किसान यूनियन का नाम लेके यहाँ पहुंचे और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ने गलती कर दी कि उनके साथ अपना स्टाफ भेज दिया। मार्केटिंग बोर्ड के अंदर मार्केट कमेटी हमारे ऊपर पूरा अधिकार है मार्केट कमेटी का कि किसी भी आड़ती को, किसी भी प्रधान को जाके जिस मर्जी वो चेक कर सके, लेकिन ऐसा कोई आदमी बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी परमिट के मार्केट कमेटी में आए और सेक्रेटरी के साथ बंदा भेज दे, ये सेक्रेटरी की गलती है। मैं इसके बारे में सेक्रेटरी की गलती जरूर कहूँगा। और उसके बाद ये मंडी के अंदर गए और सारा तौल-ताली में सब ठीक पाया और उसके बावजूद भी उनको रोटी खाते हुए डिस्टर्ब किया। तो ठीक करने के बाद फिर मार्केट कमेटी में आके बैठे और मार्केट कमेटी से फिर मैसेज जाता है आड़ती के पास कि मार्केट कमेटी में आओ। उसका मैं क्या मतलब समझूं? उसका मतलब समझूं जब तौल ठीक था तो यहाँ कोई अवैध वसूली के लिए बुलाया गया था क्या आड़ती को? यहाँ आड़ती को अवैध वसूली के लिए बुलाया गया था? बाकी हरियाणा की मंडियों में कुछ गलत काम होता होगा। हमारे शाहबाद की मंडी में सारे प्रशासन ने 3-4 दफा मंडी चेक कर लिया। भारतीय किसान यूनियन राकेश के उसमें ग्रुप के कुछ लोग आए लाडवा से यहाँ, उन्होंने बताया कि जी हमने लाडवा में तोल चेक कराया, बबेड़ में तोल की चेक कराया, हम भी यहाँ भी करना चाहते हैं। मैंने कहा कर लो भाई। तो ये हमारे स्टाफ के साथ मंडी में गई। जो किसान था वो उस टाइम दोपहर का भोजन कर रहा था, तो उसको अच्छा नहीं लगा और तोल मेरे स्टाफ ने बताया कि उस दुकान पे बिल्कुल ठीक था। हमारे रजिस्टर में मेंशन है वो। तो उससे वो किसान ने यहाँ विरोध जताया कि ये कौन है जो हमें परेशान कर रहे हैं, हमारा तोल चेक कर लें, क्या पावर है इनकी। उससे मामला जो है काफी बढ़ गया। काफी किसान इकट्ठे हो गए, आड़ती भी इकट्ठे हो गए, दोनों प्रधान एसोसिएशन आ गई। हमारी खुद की मार दी है। हरियाणा सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को, और आपको बताते चले कि इंटरेस्ट फ्री एडवांस दिया है। बताते चले कि गेहूं की खरीद के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 25,000 रुपये मिलेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ये राशि वित्त वर्ष 2025 से 2026 के लिए दी गई है। हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय समक्ष ऑनलाइन डायरी लेखन के फैसले के खिलाफ रोष जताया। फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए प्रदेश सरकार से तुरंत इसे वापस लेने की मांग की गई। जिला प्रधान विद्यानंद शिवराणा की अगुवाई में विरोध जताने के बाद डीओ कार्यालय में पहुंचकर सुप्रिंटेंडेंट को ज्ञापन सौंपा गया। आदेश निकाला था, डीएससी ने एक आदेश निकाला था ऑनलाइन टीचर डायरी को लिखने के लिए। हम सभी उसी के विरोध के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और डीओ चरखी दादरी के माध्यम से अपनी मांगों को रखेंगे। निदेशालय में ये हमारी मांगे जाएंगी और हमारी सबकी एक ही मांग है कि ये जो एक तानाशाही आदेश आया था सरकार का, इसको निरस्त करें और जैसे ऑफलाइन मोड में पहले डायरी लिखी जा रही थी वैसे ही हमें ऑनलाइन डायरी ना लिख के ऑफलाइन डायरी लिखने दें, क्योंकि ये तो ना तो बच्चों के लिए फ्रूटफुल है और ना ही हमारे लिए फ्रूटफुल है। हरियाणा की सबसे तेज 2 चोटियों पर चढ़ने वाली रीना भट्टी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने हरियाणा सरकार से ग्रुप ए की सरकारी नौकरी की मांग की है। इसके अलावा रीना ने कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट की तरह सीएम सैनी से 4 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की भी मांग की है। रीना ने अपनी मांग को लेकर सोशल मीडिया एक्स हैंडल से सीएम सैनी को ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने गर्व से प्रदेश और देश का नाम ऊंचा किया है। जिस तरह आप बेटियों के हित में प्रगतिशील फैसले ले रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी उपलब्धियों को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। रीना भट्टी हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं और उनके पिता ट्रैक्टर मैकेनिक हैं। आप सबने मेरा बहुत साथ दिया है। आप बिना आपके सपोर्ट के ये हो ही नहीं पाता, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी का मैं नाम नहीं ले पाई हूँ तो प्लीज फॉरगिव मी एंड कंसीडर
this video in my your blessing. I'm blessed. Thank you so much. हरियाणा में इन दिनों राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था की परीक्षा चल रही है और ये परीक्षा 10वीं और 12वीं दोनों की आयोजित है। दिल्ली का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ले रहा है, लेकिन बोर्ड की तरफ से इस परीक्षा में नकल की काफी शिकायतें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को मिल रही है। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन शर्मा ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि शिकायतें मिल रही हैं कि बोर्ड की ज्यूरिडिक्शन में नकल चल रहा है और साथ ही ऐसी ही शिकायतें मिल रही हैं कि सेंटर में बच्चे अपनी मर्जी के मुताबिक समय पर आते हैं, ना कि पेपर के समय पर। साथ ही परीक्षा की शुचिता के भंग होने की भी खबर जो है वो मिल रही है। कि NIOS की परीक्षाएं हरियाणा राज्य की जो ज्यूरिडिक्शन में चल रही हैं, इसमें कुछ इस प्रकार की अनियमितताएं सुनने में आई हैं कि परीक्षार्थियों के साथ जो सो कॉल्ड एजेंट या AI सेंटर के जो मालिक हैं वो काफ़ी ज्यादती कर रहे हैं और इसमें जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ काफ़ी परेशानी का उनका सामना करना पड़ रहा है और अन्याय एक तरह से हो रहा है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पास जैसे अभी पत्र प्राप्त हुआ है NIOS की तरफ से, कोशिश की जाएगी कि परीक्षाएं सुचारू रूप से चलें और इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपने उड़न दस्ते अभी गठित करने जा रहा है और जल्द ही उड़न दस्ते डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जहां जहां भी NIOS के केंद्र हैं, परीक्षा केंद्र हैं, उन पर बाकायदा अपनी पूरी निगरानी रखेगा और किसी प्रकार की यदि कोई अनियमितता है तो उसको संज्ञान में लाते हुए ऊपर NIOS को इसके बारे में सूचित करेगा। खबर पुडरी से है, जहां अचानक मौसम बदलते ही अचानक तेज हवाओं ने आंधी तूफान का रुख अपना लिया और जिसे विधानसभा में आंधी तूफान के बाद कई गांव में गेहूं की पक्की फसल में आग लगने की घटना देखने को मिली है। इस आग से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भवानी खेड़ा के गांव भैरी ठाकरान के बाबा सोपुरी मंदिर में 54 वर्षीय साधु धनराज उर्फ रईजनाथ पर हमलावरों ने गोली चला दी। बताया जाता है कि गोली पीठ को छूते हुए निकल गई, जबकि उसके छर्रे साधु की पीठ में लगे और जिससे वो घायल हो गया और आवाजें सुनते ही हमलावर वहां से भाग गए। साधु को पुलिस और एम्बुलेंस की सहायता से भवानी खेड़ा नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार करके भिवानी रेफर कर दिया गया। तो देखिए, साधु की पीठ में छर्रे जो हैं वो लगे और जिसके बाद जो हमलावर है यहां पर हमला करते हुए जब आवाज आई तो वो यहां से मौके से फरार हो गए। और रईजनाथ, आपको बताते चले कि उनकी तरफ से यह हमला जो है वो किया गया है। साधु की पीठ पर छर्रे लगे हैं, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घायल साधु को अस्पताल लेकर गई। रजाई नाथ पर हमलावर ने गोली जो है ये चलाई है और उनके पीठ पे छर्रे जो है वो लगे हैं, जिसके बाद वो घायल हुए। मौके पर पुलिस पहुंची और उनको घायल अवस्था में अस्पताल लेकर गई। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।